हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ सीमा शर्मा। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ और केस स्टडी से रिलेटेड, जो है हमारे प्लानिंग थर्ड चैप्टर और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। तो इससे पहले हम चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अलग केस स्टडीज़ और कुछ एमसीक्यूज़ की स्टडी कर चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। लास्ट ईयर से आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न में है वो थोड़े चेंजेस किए गए। वो ये किए गए कि 20 मार्क्स के अब आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछे जाएंगे और इससे आपके लिए मार्क्स गेन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। वैसे एमसीक्यूज़ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो एमसीक्यूज़ के आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकता है। एमसीक्यूज़ आपके पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के, उसमें इंक्लूडेड हैं फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर्स एंड ट्रू फॉल्स। इस तरीके से ये 4 टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके के एमसीक्यूज़ इन 2 चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं और किस किस तरीके की केस स्टडीज़ पूछी जा सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आरुष जॉइंस एज अ सेल्स मैनेजर। आरुष ने एज अ सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया है अ कंपनी डीलिंग इन नेचुरोपैथी प्रोडक्ट्स। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ये अपने काम में बहुत अच्छा है। ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म एनी और अदर मैनेजेरियल फंक्शन। यानी वो जानता है कि बिना प्लानिंग के बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस प्रॉपरली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं किए जा सकते। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल प्लान्स फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल। यानी फोरकास्टिंग के बेस पर, फ्यूचर की प्लान करने के बेस पर वो ये देख सकता है कि प्रोडक्शन कितना करवाना है और सेल्स कितना होगा। यानी उसके बेस पर ये प्लान तैयार कर सकता है प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड। Beside, he will have to prepare sales plans regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis। यानी उसको रेगुलरली प्लानिंग का वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो वीकली करे, चाहे मंथली करे, क्वार्टरली या हाफ ईयरली करे। यानी ये जो प्लानिंग का वर्क है वो लगातार उसे करना होगा। While preparing the sales forecast, he understands intellectual thinking involving foresight, visualization, issues, judgment and rather than the wishful thinking and guesswork। यानी अपनी इच्छा से या गैस वर्क के बेस पर वो डिसीज़न नहीं लेगा और वो फोरसाइट रखेगा। यानी डाटास के बेस पर बिल्कुल जांच करके, विजुअलाइज करके, पता लगा करके, अच्छे से मार्केट की स्टडी करके और फिर प्लान तैयार करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटीज़ विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ़ द कंसाइड विद द पर्पस फॉर विच द बिजनेस इज़ बीइंग कैरिड आउट। यानी ये सब एक्टिविटीज़ तभी यूज़फुल होगी जब वो बिज़नेस के पर्पस को अचीव करने के बेस पर की जाएगी। यानी ये सारे काम करने हैं ना, उसको प्लान बनाने हैं, जो भी करने हैं वो सब किस लिए करने हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को, पर्पस को अचीव करने के लिए करने हैं। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस, आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कटिंग लाइन्स। आपको लाइन कटिंग करनी है और ये पता करना है कि कौन कौन से फीचर्स ऑफ प्लानिंग इसमें बताए गए हैं या उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइडेंटिफाई करना है हमें। चलिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कौन कौन से फंक्शंस हमको, कौन कौन से फीचर्स हैं जो प्लानिंग के आइडेंटिफाई हो रहे हैं और लाइन भी कटिंग करेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। पता चल रहा है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन किससे पता चला, जब हमने ये कहा था या जब उसने, आयुष ने ये सोचा था कि बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें फर्स्ट हमको फीचर्स पता चल गया कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, तो ये इसका पहला फीचर। सेकंड देखिए, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों बोला, क्योंकि ये फोरकास्ट से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, सेकंड फीचर, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। देखिए, इसमें कोटेड भी कर रखी है लाइन और साथ के साथ इसका फीचर भी क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कैसे पता चला, जब उसने वीकली, मंथली और क्वार्टरली वाली बात की थी तो उससे इस फीचर का पता चला कि प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद पता चला प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का कैसे पता चला, जब उसने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल थिंकिंग और इन्वॉल्व फोरसाइट से रिलेटेड है, यानी उसके बेस पर ये थिंकिंग की जाती है। तो क्या पता चला, कौन सा फीचर, मेंटल एक्सरसाइज का फीचर पता चला। बेटा नोट भी करते जाओ कॉपी में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है आपको और उन्हीं के बेस पे अपने आंसर देने हैं। तो हमेशा जब भी वीडियो देखें कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आप मेन चीज़ें नोट कर सकें।
तो प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज एक और फीचर पता चला। इसके अलावा एक और चीज़ पता चल रही है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट लाइन आपको ध्यान है, पर्पस वाली बात, ठीक है। तो उस पर्पस वाली बात से कौन सा फीचर क्लियर हुआ कि प्लानिंग किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे फोकस करता है। तो इस तरीके से ये फीचर्स हमने इस क्वेश्चन में, इस केस स्टडी में आइडेंटिफाई किए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। चलिए अब प्लानिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सी प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस नहीं है? कहाँ ध्यान देना है? इम्पॉर्टेंस वाली बात पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रोवाइड एक्शन, हाँ ये इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करवाता है। प्रमोट्स इनोवेशन, यस ये इनोवेशन करवाता है क्योंकि हर बार नए अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करता है। प्राइमरी फंक्शन, नहीं प्राइमरी फंक्शन क्या है? फीचर है। क्या है इसका? फीचर है, ओके ये इम्पॉर्टेंस नहीं है। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, हाँ स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, क्योंकि सी क्या है? फीचर है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? फीचर है, वो इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी इम्पॉर्टेंस है और कौन सी इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी फंक्शन फीचर में आता है, इम्पॉर्टेंस में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप। उसने एक स्टेशनरी ऐप, रहीम वांटेड टू स्टार्ट विद अ स्टेशनरी ऐप टू हेल्प स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज to provide stationery to them. He felt that students were not able to get needed stationery at easy and hence wanted to provide stationery directly to the student in the school. उसने क्या किया? एक ऐप चालू करने की सोची कि भाई स्टेशनरी ऐप है ना, वो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और उसने स्कूल और कॉलेज के लिए इसके थ्रू स्टेशनरी प्रोवाइड करने की सोची, ठीक है। तो उसने उसके बाद क्या किया? ही लिस्ट आउट वेरियस वेज ऑफ सेटिंग अप हिज बिजनेस। उसने बहुत सारी लिस्ट बनाई और उसमें वेरियस वेज देखे। यहाँ सबसे पहले तो उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उसके बाद वेरियस वेज यानी अल्टरनेटिव्स देखे, ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखे एंड फाइनली सेलेक्ट द बेस्ट वे टू सेट अप द बिजनेस बाय डेवलपिंग एन ऐप। और उसके बाद उसने फाइनली जो बेस्ट तरीका था उसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप सजेस्ट कीजिए, सजेस्ट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हिम, कि प्लानिंग का प्रोसेस है, इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्लानिंग का प्रोसेस पूछ रहे हैं। तो प्लानिंग के प्रोसेस में उसने क्या क्या कर लिया? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। क्या उसने कर लिया और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, बिल्डिंग प्रेमाइसेस कर लिए, उसने देख लिया कि बच्चों को क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, किस तरीके से स्टेशनरी कौन कौन सी अवेलेबल करानी है। उसके बाद उसने अल्टरनेटिव जितने भी हो सकते थे उनको फाइंड आउट किया और फिर बेस्ट का सिलेक्शन कर लिया। तो जस्ट बेस्ट सिलेक्शन के बाद कौन सा स्टेप होता है प्लानिंग का? प्लानिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप होता है? बिल्कुल कौन सा होता है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कि जब उसने बेस्ट का सेलेक्ट कर लिया तो उसको क्या करना है? प्लान को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंक्लूड्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जिसमें पूरा डिटेल से अच्छे से दे रखा हो, ठीक है, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के पूरे प्रोग्राम को अच्छे से डिटेल में दे रखा हो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में यानी डिटेल प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए? डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होने चाहिए उसमें। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड आउट करने के बाद एक का सिलेक्शन करना है, तो बिल्कुल ये भी होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। एलोकेटिंग रिसोर्सेज को बांटना सब में, ठीक है, ये भी होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या नहीं होना चाहिए? एक और ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान यानी एक बहुत बड़े प्लान में जिसमें सारे वर्क इंक्लूडेड हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन के सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, तो उसमें ये सब इंक्लूडेड होने चाहिए। सो दैट आंसर होगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? हिमालय लिमिटेड इज़
engaging in manufacturing of washing machine. क्या करती है वो? washing machine manufacture करती है. The target of the organization is to manufacture 500 washing machines in a day. एक दिन में कितनी यूनिट बनाना? 500 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना. This is an occupational specialization in the organization which promotes efficiency of employees. ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है. ऑक्यूपेशनल का मतलब हो गया जिसको जो वर्क आता है उसको वही वर्क, यानी स्पेशलाइजेशन को यूज़ करना. स्पेशल वर्क को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करना इज़ कॉल्ड occupational specialization. There is no duplication of efforts in such type of organization structure. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी duplication of work नहीं होगा, यानी वर्क दोबारा या बार बार नहीं होंगे. ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? 2 टाइप के होते हैं. याद करिए, ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर हमने स्टडी किया था. ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर हैं वो 2 टाइप के होते हैं. इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड होता है. ठीक है, जो पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड होता है, जैसे सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है. तो जब किसी इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में फंक्शन के बेस पर स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है, यानी डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, क्योंकि इसमें फंक्शन के बेस पर ही डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं. तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो स्पेशलाइजेशन पे बेस होता है. तो जब भी आपको स्पेशलाइजेशन वाला वर्ड दिखे तो कंफर्म आपका आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर. ठीक है, पर अगर ये मल्टी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होता तो इसका आंसर होता डिविजनल स्ट्रक्चर. यानी ये मान लीजिए वॉशिंग मशीन के अलावा टेलीविज़न भी बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बनाते हैं, तो 2-3 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए होते तो आपका आंसर होता डिविजनल. ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस होता है, उसमें प्रोडक्ट के बेस पर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर किया जाता है. यानी उसमें होता है जैसे गारमेंट्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरीके से उसका आंसर होता है डिविजनल. पर इसका आंसर है फंक्शनल, क्योंकि सिर्फ स्पेशलाइजेशन एक ऐसा हिंट है जो आपको क्लियरली बताता है कि इसका आंसर क्या है? फंक्शनल स्ट्रक्चर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. होम क्रिएशन लिमिटेड इज़ अ वेल नोन चेन ऑफ लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर ऑफरिंग वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ. यानी डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा जो अलग टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है. द कंपनी ओन्स 50 स्टोर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में अलग अलग 50 स्टोर्स हैं इनके. ईच स्टोर इज़ प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ मैनेजर हु इज़ अलाउड टू रन देयर स्टोर्स ऑटोनॉमसली बाय डिसाइडिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स विच मे बी प्रमोटेड, अपॉइंटेड और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, वेज टू हैंडल कस्टमर्स कंप्लेंट एक्सेट्रा. यानी ये सारे वर्क करने के लिए इसका मैनेजर अपने आप में कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल है. तो क्या देखा इस क्वेश्चन में अभी तक आपने कि यहाँ पर अलग अलग 50 स्टोर्स हैं. हर स्टोर को उसका मैनेजर संभालता है. मैनेजर बिल्कुल ऑटोनॉमियस है, यानी वो अपना वर्क, अपने डिसीज़न, अपने अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट सब कुछ अपने हिसाब से कर सकता है. अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को खुद से हैंडल कर सकता है. एज दीज मैनेजर हैव अ डीपर नॉलेज ऑफ लोकल सिचुएशन, इट अनेबल्स दैम टू टेक डिसीजंस इफेक्टिवली कीपिंग इन व्यू द लोकल सर्कमस्टांसेस एंड कंज्यूमर नीड्स. क्योंकि हर जगह का मैनेजर, हर एरिया पर्टिकुलर अलग अलग जगह पे है, तो हर जगह का मैनेजर है वो अपने लोकल एरिया के कंज्यूमर के बारे में और उनकी नीड और वांट्स के बारे में अच्छे से जानता है. इसीलिए उनको इस तरीके की फ्रीशिप दी गई है कि वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं. दिस अप्रोच दैम
This approach help to improve customer service and at the same time serves a boost morale and increase the job satisfaction in stores manager as it empower them to innovate and use their initiative. इससे वो लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा वर्क करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि उनके पास फुल फ्रीशिप है और वो अपने स्टोर को अपने अकॉर्डिंग और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग अच्छे से चला सकते हैं और सेल्फ डिसीज़न ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉलिसी फॉलोड बाय द होम क्रिएशन टू रन देयर स्टोर सक्सेसफुली। कौन सी पॉलिसी यहाँ पर काम में ली जा रही है, ठीक है। क्या लगा आपको? मैनेजर हैं, मैनेजर को क्या दे रखी है? फ्रीशिप दे रखी है, अपने लेवल के हिसाब से वो डिसीज़न ले सकता है, कस्टमर्स की नीड्स वगैरह को उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ओके, समझ आई आपको बात? तो डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड देखिए क्वेश्चन इसका, ऑल्सो गिव एनी 3 पॉइंट्स हाईलाइटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ द अप्रोच फॉलोड आइडेंटिफाई इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपने आइडेंटिफाई किया है, यानी हमने डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई किया है, तो उसकी क्या बतानी है अब हमको? इम्पॉर्टेंस बतानी है। क्या बताओगे डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस? कि डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? डिसीजन लेना ईजी हो जाता है, फास्ट डिसीजन होते हैं, क्योंकि जहाँ पर वर्क हो रहा है एक्चुअल में वहीं पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का मॉरल इंक्रीज़ होता है, फंक्शनिंग इंक्रीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट देखिए, लेट्स लिस्ट एनी 2 वैल्यूज़ होम क्रिएशन लिमिटेड वांट्स टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को बता रहा है कि हम एम्पावर कर रहे हैं आपको, हम फ्रीशिप कर रहे हैं आपको, ठीक है, वो डिसीज़न लेने की पावर दे रहे हैं, तो इससे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें आपको आंसर देना होगा केस को स्टडी करके। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें किस केस स्टडी में क्या बता रखा है आपको? तनुषी रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन शी मैन्युफैक्चर शूज़। वो जूते बनाती है, शूज़ मैन्युफैक्चर करती है। द बिजनेस हैज़ बीन डूइंग वेल एंड शी इंटेंड टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग का मतलब हो गया अभी एक प्रोडक्ट बनाती है, वो और भी प्रोडक्ट बनाना चाहती है। तो वो क्या बनाना चाहती है? डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग्स एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वेयर। तो वो क्या करना चाहती है? वो अभी शूज़ बनाती है, तो वो अभी लेदर के बैग्स भी बनाना शुरू करना चाह रही है और फॉर्मल वेयर भी स्टार्ट करना चाह रही है। देयर बाय मेकिंग हर कंपनी अ कंप्लीट प्रोवाइडर ऑफ कॉर्पोरेट वेयर, यानी कम्प्लीटली वो सब कुछ वेयर अवेलेबल कराने के लिए अपनी कंपनी को रेडी करना चाहती है। दिस विल अनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट्स एज द वन शॉप फॉर वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के लिए एक ही शॉप पे सभी कुछ अवेलेबल कराने के लिए वो ये बिज़नेस करना चाहती है। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर द एक्सपैंडेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई? मैंने अभी नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा था और स्पेशलाइजेशन की बात कही थी। तो कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने को कहा था? फंक्शनल वाला स्ट्रक्चर मैंने अडॉप्ट करने को कहा था। पर यहाँ क्या है? मल्टी प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये फॉर्मल वेयर भी मैन्युफैक्चर कर रही है, शूज़ भी मैन्युफैक्चर कर रही है एंड लेदर बैग्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। सो दैट ये कौन सा स्ट्रक्चर बेटर रहेगा इस इंस्टीट्यूशन के लिए? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब भी मल्टी प्रोडक्ट की बात आए, मल्टी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की बात आए, तो आपको आंसर क्या देना है? डिविजनल स्ट्रक्चर देना है। और जब स्पेशलाइजेशन की बात आए, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात आए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात आए, तो आपका आंसर होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर इसका आंसर होगा। क्या बेनिफिट मिलेंगे? अगर डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं तो ग्रोथ और एक्सपेंशन ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपने वर्क और अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बैग का जो डिपार्टमेंट है, लेदर बैग्स का, वो डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो बैग डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अकाउंटेबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, वो क्लियरली डिसाइड हो जाएगी। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है और डिविजनल
स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, यानी हर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशल वर्क करना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फ्लेक्सिबल एंड इनिशिएटिव, हर डिपार्टमेंट अपने अपने वर्क से रिलेटेड वर्क कर रहा है और दूसरे को इंटरफेयर करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में जो चाहे चेंजेस कर सकता है। सो दैट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेक्सिबल है। दूसरी बात देखिए, मेन बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर हम 4 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम 4 प्रोडक्ट्स के लिए 4 डिपार्टमेंट बना लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये चारों डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर करके इजीली क्या कर सकते हैं, वो अपने अपने वर्क अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब अगर हमें एक और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो हमें क्या करना होगा, क्या हमें बाकी पहले के डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होगा, पहले थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें अगर एक और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो सिर्फ हमें एक और डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर करना होगा, रेडी करना होगा, बनाना होगा। इन बाकी के 4 डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो दैट डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है और चेंजेस ले सकता है, इनोवेटिव आइडियाज़ अडॉप्ट कर सकता है। सो दैट इनिशिएटिव भी होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में एक अदर प्रोडक्ट अगर बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का सोचा जाता है तो बहुत इजीली एक अलग डिपार्टमेंट बना करके उसको डिसाइड किया जा सकता है और बाकी के एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो है उनको डिस्टर्ब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो इस तरीके से बेटा आज हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ और केस स्टडीज़ देखी। इसी से रिलेटेड केस स्टडीज़ और एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको आइडिया हो जाता है, जैसे इसमें जो केस स्टडीज़ हमने आज स्टडी करी, उससे आपको आइडिया हो गया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये हेल्प करेंगे कि आप अपनी बोर्ड के लिए प्लानिंग कर सको अच्छे से कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे उनका आंसर देना है। तो करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। और आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।